Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू सीरीज की और उसमें अलग अलग टॉपिक पर हमने चर्चा कर ली थी। फिस्कल सिस्टम का एक पार्ट है टैक्स, जो लगातार न्यूज़ में रहता है। 2017 से अगर आप बात करोगे तो इसका एक पार्ट जीएसटी जो है वो लगातार न्यूज़ में था और जीएसटी से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस टॉपिक से मोस्टली जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं और जिनके बार बार आने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि कोई भी एग्जाम हो, इकोनॉमिक्स का वेटेज अगर है वहाँ पर, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप टैक्सेशन वाला टॉपिक जो है वो बेहतर तरीके से करके जाइएगा। राइट, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वो क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैंने आपको ये बताया है कि टैक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट ऐसा होता है कि जहां पर जिस व्यक्ति पर भार पड़ रहा है उसी व्यक्ति के द्वारा अदा भी किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि डायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि पे किसी और, वसूली किसी और से की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो भार है वो किस पर पड़ रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी पर पड़ रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति पर पड़ रहा है, वहां इनडायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इनकम टैक्स यहाँ आता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी इनकम आ रही है और उस इनकम पर आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को एक टैक्स दे रहे हैं, तो आप पर ही भार पड़ रहा है, आपसे ही वसूली हो रही है, इसलिए ये कैसा हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। वेल्थ टैक्स जिसको हम संपत्ति कर के नाम से जानते हैं, आपकी ही संपत्ति पर आपसे ही वसूली हो रही है, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स की अगर बात करें तो ये कंपनी पर लगता है, कंपनी के होने वाले प्रॉफिट पर लगता है और कंपनी से ही वसूली की जाती है, इसलिए ये भी डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेल टैक्स की, तो सेल टैक्स जो है वो अभी नहीं, लेकिन पहले जब हम बात करते थे, जब ये एप्लीकेबल था, इसको रिप्लेस किया वैट ने, वैट को रिप्लेस किया जीएसटी ने। लेकिन अभी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर वैट आज भी देखने को मिलता है। तो जब हम बिक्री करते हैं किसी भी चीज की तो उस बिक्री पर टैक्स लगता है, लेकिन वो जो बिक्री है वो टैक्स उस पर कौन देता है, तो उसका एक्चुअल में भार कंज्यूमर पर पड़ता है, लेकिन उसकी वसूली जो है वो कंपनी से की जाती है। तो यहाँ पर सेल टैक्स जो है वो कैसा कैसा हो गया, वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो सेल टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चीजें आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबोलाइज्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा कर जो है वो वस्तु एवं सेवा कर या माल और सेवा कर द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए, जीएसटी ने 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सों को रिप्लेस किया है। जीएसटी जो है वो कैसा है, पहली चीज तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। और इसने क्या किया, इसने 17 इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया है, साथ ही साथ इसने लगभग 26 अगर आप बात करोगे तो जो सेस और सरचार्ज जैसी चीजें उनको इसने रिप्लेस किया। तो आप याद रखिए कि 17 इनडायरेक्ट टैक्स रिप्लेस हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा है जिसने जीएसटी को जीएसटी ने जिसको समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये तो डायरेक्ट टैक्स होता है। अब डायरेक्ट टैक्स है तो जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, तो पहली चीज ये तो होगा नहीं। कॉर्पोरेशन टैक्स मैंने आपको बताई है अभी थोड़ी देर पहले, कंपनियों के प्रॉफिट पर लगता है, कंपनियों से वसूली होती है, इसलिए ये भी डायरेक्ट टैक्स है। वैट जो है, वैल्यू एडेड टैक्स की अगर हम बात करें तो जो सेल टैक्स आप जानते थे उसको रिप्लेस किया है वैट ने। और वैट जो है, वैल्यू एडेड टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये बिक्री पर लगता है। तो वैट जो है उसका एक्चुअल में भार किस पर पड़ता है, कंज्यूमर पर, और कंज्यूमर पर भार है लेकिन वसूली किससे हो रही, कंपनी से, इसलिए यहाँ पर वैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं क्योंकि ऊपर के दो डायरेक्ट हैं और जीएसटी सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के फील्ड की बात करेगा, डायरेक्ट टैक्स की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, बोल रहा है कि इफ एवीएस लिमिटेड imports a product from the abroad then which kind of tax would be levied on it। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, है ना। अब इंडिया में यहाँ पर एक कंपनी है, काम कर रही है, वो कौन सी है, वो है एवीएस लिमिटेड। अब ये एवीएस लिमिटेड क्या करती है, ये दूसरी कंट्री से कहीं से चीजों को इंपोर्ट करती है। अब ये जो इंपोर्ट करेगी तो यहाँ पूछ रहा है कि इस पर कौन सा टैक्स लगेगा। तो जैसे ही आप किसी दूसरी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं और कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट आता है मान लीजिए, तो जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचता है तो यहाँ पर एक टैक्स लिया जाता है जिसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं।
और ये इंपोर्ट ड्यूटी किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है कस्टम ड्यूटी का। तो कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पर भी लगती है और कस्टम ड्यूटी देश के बाहर एक्सपोर्ट करने पर भी लगती है। इसको हम सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर एवीएस लिमिटेड जो है वो इंपोर्ट करेगी तो उसका आंसर जो है, उसका टैक्स जो है वो कौन सा हो जाएगा? वो कस्टम ड्यूटी हो जाएगा, राइट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड बार बार यूज किया जाता है, टैक्स हेवन। टैक्स हेवन किसको बोलते हैं या किस कंट्री को बोल देते हैं टैक्स हेवन? टैक्स हेवन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है, पहले आप वो देख लीजिए। अ कंट्री विच गिव्स टैक्स एग्जम्पशन टू द फॉरेन सिटीजन दैट देयर विल बी नो टैक्स ऑन इन्वेस्टिंग द मनी इन द कंट्री, इन देयर कंट्री। एक देश जो विदेशी नागरिकों को कर में छूट देता है और उनके देश में पैसा निवेश करने पर कोई कर नहीं लगेगा, उसको हम टैक्स हेवन कहते हैं। पहला ये। करों में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, कोई मतलब नहीं है इससे। घरेलू जो देश है हमारा, डोमेस्टिक कंट्री, उसमें कर की चोरी करना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और जो इम्पोज द इक्वल टैक्स ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड द फॉरेन प्रोड्यूसर, इससे भी यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि टैक्स हेवन का मतलब वो होता है कि जहाँ पर टैक्स एग्जम्पशन दिया जाए, किसको? फॉरेन कंट्री को, फॉरेन इन्वेस्टर को। तो उनके लिए अगर आप बात करो, विदेशी नागरिकों को ये पता चला कि यार इस कंट्री पे टैक्स एग्जम्पशन है, तो वो अट्रैक्ट होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उनके लिए ये लगता है कि जिस कंट्री में टैक्स का भार या टैक्स जो है वो कम हो या ना के बराबर हो, उन देशों को इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स हेवन कंट्री का नाम दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 तो बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली जो है वो की जाती है? तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे इनकम टैक्स की हम बात करें, ठीक है, जैसे हम इनकम टैक्स की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक है, कैसा? इनकम टैक्स की ही ये बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के आधार पर आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से, तो यहाँ मैंने आपको ये बोला था कि ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? देखो ऐसा है कि पहला तो है प्रोग्रेसिव, दूसरा बोलते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल, और तीसरा बोला जाता है यहाँ रिग्रेसिव। अब देखिए इसमें फर्क क्या होता है, यहाँ पर जैसे जैसे आपको ये चीजें पता है, यहाँ पर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। कम कमाने वाला कम टैक्स देगा, ज्यादा कमाने वाला ज्यादा टैक्स देगा। यहाँ पर आपकी इनकम जो है वो कुछ भी हो जाए, टैक्स जो है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, राइट। मतलब 10 लाख वाला भी 10% देगा, 5 लाख वाला भी 10%, 30 लाख वाला भी 10%, हर व्यक्ति अपनी अपनी इनकम का 10% देगा। यहाँ पर क्या होता है कि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी, टैक्स का रेट वैसे वैसे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप जितना ज्यादा कमाएंगे आप उतना टैक्स देंगे, लेकिन ये उल्टा भी तो काम करेगा, जितना कम कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स। किसी भी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। और भारत में जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो है वो चलता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया, तो आप सीधे बोलिए प्रोग्रेसिव। अब देखिए, अब जैसे आप ये बोल दोगे सर डायरेक्ट की बात है कि इनडायरेक्ट की बात है, क्योंकि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन देखिए, यहाँ तीनों ऑप्शन जो है वो समझ में आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर सीधे आप याद रखिए कि ये डायरेक्ट की बात है। अगर इनडायरेक्ट होता तो वहां पर हो सकता लिखा होता तो शायद प्रोपोर्शनल इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच मॉडल ऑफ जीएसटी हैव बीन चूजन बाय इंडिया। भारत द्वारा जीएसटी के किस मॉडल को चुना गया है? तो डुअल जीएसटी मॉडल कहते हैं एक्चुअल में इसको, जहां पर CGST और SGST देखने को मिलती है, और ये कैनेडियन जीएसटी मॉडल कहलाता है। तो इंडिया ने जो जीएसटी एप्लीकेबल किया है और उसमें जो उसने डुअल जीएसटी मॉडल को एप्लीकेबल किया है जिसमें CGST और SGST दिखता है, वो कनाडा से इनहेरिट किया हुआ है, राइट। और कैनेडियन जीएसटी मॉडल वो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, कब से? तो आपको पता है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया देश में, ठीक है। इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। इसको लागू करने के लिए 2003 में एक कमेटी बनी थी जिसको हम केलकर टास्क फोर्स कहते हैं, विजय केलकर की अध्यक्षता में, राइट। केलकर टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया और कांग्रेस गवर्नमेंट ने आई थी 115वां संविधान संशोधन बिल लेकर, जो फेल हो गया था।
इसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट 122 संविधान संशोधन बिल लेकर आई, 122वां संविधान संशोधन बिल लेकर आई, जो मेजोरिटी में पास हुआ और इसको कानून बना दिया गया 101। ये हो गया एक्ट, ये हो गया अधिनियम, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज आपको याद रखना है। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछता है कहाँ या कब, तो 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर बोल रहा है कि जीएसटी इज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन, किसके आधार पर है। तो जब जीएसटी लागू करने की बात चल रही थी तभी ये बोला गया था जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, राइट। तो ये बोला गया था जीएसटी जो है वो गंतव्य आधारित कर है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से राज्यों के बीच में एक जीएसटी को लेकर कुछ राज्य जो हैं वो दो पार्ट में बढ़ गए थे, एक सपोर्ट कर रहे थे और एक अपोज कर रहे थे। अब इसकी क्या कहानी है, जब आप क्लास देखोगे, जब आपका जीएसटी का पूरा एक टॉपिक डिटेल में बात किया है हमने, जब आप उसको देखोगे तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है कि जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन, तो वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, गंतव्य आधारित कर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल, है ना, जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो आप सीधे याद रखिए, आपको याद होगा, डायरेक्टली बता सकते हो, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूं तो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द, फिल इन द ब्लैंक, अमेंडमेंट एक्ट। कौन से अमेंडमेंट एक्ट, मतलब अधिनियम कौन सा बना। तो अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि यार देखो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, केलका टास्क फोर्स कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोशिश किया था 115वां संविधान संशोधन बिल लाकर, पास नहीं हुआ क्योंकि संसद भंग हो गई थी। यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट लेकर आई 122वां संविधान संशोधन और 101वां एक्ट जो है वो बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा था वो इसी पर आधारित था कि संशोधन अधिनियम एक्ट के रूप में, अधिनियम के, अगर सिर्फ संशोधन पूछता, बिल पूछता तो हम 122वां बताते, लेकिन यहाँ एक्ट पूछ रहा, अधिनियम पूछ रहा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं 101, राइट। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, चेयरमैन ऑफ जीएसटी परिषद कौन होता है। हमेशा कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। वर्तमान में अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो अभी जीएसटी काउंसिल के हेड हैं, चेयरमैन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन समझ में आते हैं, इतने क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हमने यहाँ पर देखी हैं, मेन क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर देखें। टैक्स को मैं बार बार बोलूंगा, टैक्स को मैं बार बार कहूंगा कि आप लगातार कहीं भी कोई भी एग्जाम दें, कहीं भी पढ़ें, इकोनॉमिक्स का पोर्शन अगर है तो टैक्सेशन का टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, फिर इस टॉपिक पे इतनी ही चीज़ें रहेंगी, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे तो अगले चीज़ों की बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ और टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।